हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। जैसे कि अभी प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है, BHU 2020 का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, शायद 3 वीडियोस मिल गई हैं। अब हम इसके पैरेलली HCU का भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करा रहे हैं। देखो HCU में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन वही 100 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे 10-10 करके वीडियोस आपको पार्ट में मिल जाएंगी। और प्रिपरेशन कैसे चल रही है आपकी? वो अब तो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि कॉलेज का भी प्रेशर नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही हैं, और इस कोविड की वजह से एग्ज़ाम भी सारे लेट होंगे। अब तो अच्छा टाइम मिल गया है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। जिनका जैम में नहीं हुआ है या जिनकी जैम में उतनी अच्छी रैंक नहीं है, तो HCU, DU, BHU काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब कंपेयर टू जहाँ से तुम अगर अपने रीजनल से करोगे, उससे तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सारी। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक। हम स्टार्ट करते हैं HCU का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ 2 रेडिकल नोड्स एंड नॉन जीरो ओरिजिन। देखो इसमें उन्होंने 2 बातें हमको ध्यान से लिख के दी हुई है, वो हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या उन्होंने एक तो लिखा है कि 2 रेडिकल नोड है, और उसके बाद 2 रेडियल नोड है, और उसके बाद नॉन जीरो ओरिजिन है। तो इसका मतलब आपको पता है, तो हमें उनने पूछा है कि बताओ इसमें n और l की वैल्यू क्या होगी। मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर की उन्होंने वैल्यूज़ पूछी हैं। तो रेडियल नोड आपको पता है, रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं, n माइनस l, ये होता है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है। अब हमें यहाँ से इस इक्वेशन में n और l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो उन्होंने हमसे पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि मान लो आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता, तो आप इतना तो सोच सकते हो कि n माइनस l माइनस 1, मतलब कि 3 माइनस 2, सम इसमें देखो 2 -1 -1, जैसे हमने सबको एक बार पुट करके देख लो। जैसे 2 रखा, -1 रखा, -1 रखा, यहाँ पे 0 हो गया। 2 नहीं हो रहा है, मतलब B ऑप्शन तो नहीं है। फिर 1 2 3 हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं। जैसे देखो हमने पहले यहाँ पे 1 रखा, l की जगह हमने 0 रखा, -1 इज इक्वल्स टू 2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर हमने 2 रखा, 2 -0 -1 इज इक्वल्स टू 2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब A और B ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचे कौन कौन से 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। देखो क्योंकि n की वैल्यू अगर हम 3 रखें, l की वैल्यू 0 रखें, -1 इज इक्वल्स टू 2 होता है। और अगर हम 4 रखें, -1 रखें इज इक्वल्स टू भी हमारे पास 2 होता है। मतलब कि हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन बचे। इन 2 ऑप्शन में हमें चेक करना है कि n और l की वैल्यूज़ क्या है। तो दूसरी कंडीशन क्या दिया, एक तो उन्होंने रेडियल नोड 2 दे दिए हैं, उसके बाद दूसरी कंडीशन उन्होंने दिया है कि एक नॉन जीरो ओरिजिन है। नॉन जीरो ओरिजिन है, इसका मतलब कि कोई नोड नहीं है। वेव फंक्शन में से देखेंगे हम, तो इसमें कोई नोड नहीं है। और कोई नोड किस ऑर्बिटल में नहीं होता, s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता है, 0 नोड होते हैं उसमें। s ऑर्बिटल में नोड की वैल्यूज 0 होती है। इसका मतलब कि हमें ये तो पता चल गया कि ये एक s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन दिया हुआ है। तो s ऑर्बिटल में नोड 0 होते हैं, ये हमको वहाँ से पता चल गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, 0 होती है। l की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ पे n माइनस 0 -1 इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे। तो हमें यहाँ से देखो n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, ठीक है। n की वैल्यू 3 मिल गई, तो यहाँ से देखो l की वैल्यू 0 मिल गई, n की वैल्यू 3 मिल गई, तो हमारा C ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 गिव्स 2NO2 + ½ O2 इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस बट स्पॉन्टेनियस। उन्होंने क्या बोला है, एंडोथर्मिक कैसी प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए मतलब हमारे पास डेल्टा H जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब डेल्टा G कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो वो बोल रहे हैं कि आप बताओ कि इनमें से कौन सी रीज़न की वजह से ये रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज देखते हैं, नेगेटिव एंथैल्पी चेंज, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव होगा।
पॉजिटिव गिव्स फ्री एनर्जी तो नेगेटिव है, एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, गिव फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, अब हमें देखना है एंट्रोपी चेंज ए और डी। तो आपको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तक के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कि अगर सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ रही है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम। हमारे पास एक रिएक्शन होती है डेल्टा H डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो हमारे पास हमें ये पता है, हमने सपोज कर लिया कि डेल्टा H क्या है, हमारे पास X है, डेल्टा G क्या है, लेट्स सपोज y है, लेकिन वो नेगेटिव है तो हमने उसको माइनस y लिख दिया। तो यहाँ पे माइनस y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टी डेल्टा S। फिर हम इसको यहाँ ले आए तो ये t डेल्टा S इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और डेल्टा S इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाय टी। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यूज़ के लिए। तो देखो आपको इसीलिए हमने क्या बोला कि पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज होगा, इसलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस सॉलिड PbCl2 इज लीस्ट सॉल्युबल इन। तो देखो PbCl2 कैसा है, आयोनिक है, मतलब पोलर है। PbCl2 Pb2 प्लस 2Cl माइनस देगा, ये है। अब ये सारे के सारे उन्होंने ये भी पोलर दे रखे हैं। ये देखो NaCl CaCl2 है, CaCl2 भी क्या देगा हमारे पास, कैल्शियम 2 प्लस 2Cl नेगेटिव। फिर उसके बाद ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, देखो ये कितना है हमारे पास 0.1 मोलर। NaCl है, ये बनेगा 0.1, ये बनेगा 0.2। NaCl है वो Na प्लस Cl माइनस 0.1 और सी ऑप्शन क्या दे रखा है, KNO3, ये भी K प्लस NO3 माइनस और D। HCl है तो ये H प्लस Cl माइनस। सारा 0.1। अब इन्होंने पूछा है कि बताओ लीस्ट सॉल्युबल किस में होगा। तो सॉल्युबल तो सब में होगा, ये तो ठीक है कि हाँ ये तो फिक्स है कि सॉल्युबल तो सब में होगा। अगर वो पूछते कि मतलब अभी पहले हम लीस्ट देखते हैं। देखो लीस्ट सॉल्युबल क्या होगा, आपने वो पढ़ा होगा कॉमन आयन इफेक्ट। तो जब हम इस सॉल्यूशन को इसमें मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड साइड में Cl की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो A, B और C, ये A, B और D तीनों इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। कौन कौन, A, B, D जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे, कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। लेकिन C जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाएगा। तो अगर वो पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबल किस में है तो वो C में होता है, लेकिन उन्होंने लीस्ट सॉल्युबल पूछा है। तो देखो यहाँ पे 0.1 मोलर और Cl कॉमन आयन लगाएंगे, यहाँ पे 0.1, लेकिन यहाँ पे कौन 0.2, मतलब 2 Cl आयन कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। तो सबसे कम सॉल्युबल किस में होगा, कैल्शियम क्लोराइड में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम 5 पे देखते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो देखो ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास जीवन इफेक्ट कहलाता है। इसको NMR में पढ़ते हैं। जब हम यहाँ पे ये न्यूक्लियर एनर्जी लेवल होते हैं, जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो इन एनर्जी लेवल की क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं जीवन स्प्लिटिंग। यहाँ पे m की वैल्यू हो जाती है -1/2, यहाँ पे m की वैल्यू हो जाती है +1/2। तो इसी को हम बोलते हैं जीमन स्प्लिटिंग। ये आप NMR में पढ़ोगे।
ये हो जाता है यहाँ पे डेल्टा ई कितना हो जाता है, डेल्टा ई हो जाता है गामा एच बी नॉट, और यहाँ पे ये प्लस एम और माइनस एम वैल्यू ये स्प्लिट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं जीमन स्प्लिटिंग। ये एनएमआर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन मिलर प्लेन 110 और 100 के बीच में हमको एंगल निकालना है। तो उस एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, उस एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में L1 इंटू L2 प्लस K1 इंटू K2 प्लस H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 रूट में H1 का स्क्वायर प्लस K1 का स्क्वायर प्लस HKL1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे H2 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, देखो H1 ये हमारे पास H1 K1 L1 है और ये H2 K2 L2 है। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 0, नीचे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 और यहाँ पे 1 स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी, 112 हो जाएगा, √2 आ जाएगी। तो cos थीटा यहाँ मैं कर रही हूँ, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 और थीटा इज इक्वल्स टू 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो देखो एक ऑर्डर होता है, उसको ध्यान रखना, हाँ एनर्जी और वेवलेंथ ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, ई एनर्जी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना कि एनर्जी पूछी है या वेवलेंथ पूछी है। आप सिर्फ ऑर्डर याद कर लेते हो, किसका ऑर्डर याद किया है, कहाँ लगाना है, वो सब कोई मतलब नहीं, हमने बस ऑर्डर याद कर रखा है। ध्यान देना कि वेवलेंथ पूछी है या एनर्जी पूछी है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, राजा महाराजा इन वार अंडर एक्स्ट्रा गार्ड। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियो, ये R फॉर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी, अल्ट्रावायलेट, यहाँ पे विजिबल, एक्सरे और यहाँ पे गामा रे। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो ये वाला जो ऑर्डर है ये किसका ऑर्डर है, ये एनर्जी का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, गामा रे, फिर एक्सरे, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, इनकी एनर्जी का ऑर्डर है। और अगर हम जिस इसको रिवर्स कर दें, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो वो ऑर्डर किसका बन जाएगा, वेवलेंथ का। इसका अगर आप रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इस टाइप से इसका एरो इधर कर देंगे तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर बन जाएगा। हमसे वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है तो बताना है कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट में वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव की, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। तो हम ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको लिख लेना, देखो राजा महाराजा इन वॉर अंडर एक्स्ट्रा गार्ड, विजिबल, थोड़ा सा इसको चेंज करना, विजिबल और ये अल्ट्रा वायलेट, ठीक है।
With increasing ionic strength of the solution, the rate of chemical reaction between two cationic reactant is क्या होगा? देखो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, क्योंकि हमारे पास हमें पता है log K0 अपॉन में K1 आयनिक स्ट्रेंथ की इक्वेशन से 0.ZA/ZB रूट म्यू, ये जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो इसके रेट कांस्टेंट के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट के। तो वो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ इवन वेव फंक्शन अमंग द फॉलोइंग इज। तो इवन वेव फंक्शन क्या होता है? इवन वेव फंक्शन क्या होता है? अगर हम उसमें x की वैल्यू को रिप्लेस करें -x से और उस फंक्शन में नो चेंज, उसमें कोई चेंज ना हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे कि हमने ये सारे फंक्शंस हैं, इनमें अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं और फिर देखूं कि जो मेरा फंक्शन है उसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर चेंज आ रहा है तो वो ऑड फंक्शन है, और कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो इवन फंक्शन है। तो देखो हम करते हैं ए वाला, करते हैं sin x। तो x की जगह मैं क्या रखूँ? -x रख रही हूँ। ठीक है, तो f ऑफ x कितना है मेरे पास? f ऑफ x है मेरे पास sin x, और f ऑफ -x क्या है? sin -x। तो आपको पता है कि sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे हमने f ऑफ x की वैल्यू sin x है, लेकिन f ऑफ -x की वैल्यू माइनस साइन x है, मतलब यहाँ पे ये चेंज हो गया है फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन है? एक ऑड फंक्शन है। उसके बाद हम ऑप्शन बी देखें तो sin x अपॉन में x, तो मैं इसको मैं वही sin -x करूँगी तो ये माइनस साइन x हो जाएगा। माइनस साइन एक्स अपॉन में -x, दोनों x को माइनस से रिप्लेस करूंगी, माइनस से माइनस कैंसिल, फंक्शन वापस से क्या मिल गया? sin x अपॉन में x। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है? ये एक इवन फंक्शन है। अगले दो को भी करके देख लेते हैं। अगले दो को अगर हम करेंगे तो देखो क्या था? e⁻x था, हाँ e⁻x था। तो अगर आप e⁻x में e⁻−x करोगे तो ये फंक्शन भी चेंज हो गया। e⁻x था फोर्थ, ये c है, तो ये भी कैसा फंक्शन हो गया? ये भी एक ऑड फंक्शन हो गया। यहाँ पे हमने e⁻−x किया, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? ये भी एक ऑड फंक्शन हो गया। और इवन फंक्शन कौन सा है हमारा? b। तो उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो द इक्वेशन x y = 4 रिप्रेजेंट। तो ये x y = 4 ये कौन सी एक पैराबोला की हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। इसमें x y = 4 है, तो मतलब कि या तो x की वैल्यू +2 हो सकती है, या तो x की वैल्यू +2 हो सकती है और y की वैल्यू +2 हो, तो हम इसको ऐसे एक हाइपरबोला दिखा सकते हैं। या फिर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू भी -2 हो, तो हम इसको ऐसा वाला हाइपरबोला दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 ही आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 4 ही आएगा। यहाँ पे मैं -1, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1, -3, -1, -4, इस तरीके से। तो ये इक्वेशन किसकी है? ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर cos 2θ। तो cos 2θ के लिए देखो, cos 2θ के लिए ये इक्वेशन होती है, आपको पता है कि हाँ, मतलब सी वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। आप फॉर्मूले से पता होगा cos 2θ = होता है cos² θ माइनस sin² θ। तो ये सी ऑप्शन तो करेक्ट है ही हमारे पास। अब देखो सी ऑप्शन करेक्ट है, अब हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो मैं ए ऑप्शन देखो तो 2 cos² θ -1, आपको पता है कि sin² θ प्लस cos² θ = 1 होता है। तो मैं 1 की जगह ये पूरी इक्वेशन लिख सकती हूँ, मैंने इसको ब्रैकेट में रखा, और 2 cos² θ माइनस
जब मैं ये इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे करके हम वही इक्वेशन पे पहुंच गए जहाँ पे था, तो मतलब हमारा ए ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर हम देखो बी देखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं लिखूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस वाला साइन है, -2 साइन स्क्वायर थीटा में से +1 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका मतलब डी इनकरेक्ट है। हम फिर भी डी को चेक कर लेते हैं। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा +1 सॉरी, तो हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो हमारे पास 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे। अब अगले बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी जो HCU है उसमें मैथ्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको थोड़ा मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। BHU DU में मैथ्स उतना नहीं आता है लेकिन थोड़ा सा कम आता है। HCU में मैथ्स ज़्यादा आता है। तो अब हम आपको मैथ्स की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अब हम अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।